ठीक है। आज न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर 2। तो वोकेबलरी जो पेपर 1 में थी वो अलग थी। ज्योग्राफी की अलग वोकेबलरी थी, अलग टर्म्स थी। हिस्ट्री की अलग थी, सोसाइटी की अलग थी, वो हमने कर लिया है। आज एक नई वोकेबलरी करेंगे आगे वो जो कि पेपर 2 की पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, उनकी अलग वोकेबलरी होगी, आईआर के अलग टर्म्स होंगे, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस साइड आ जाओ कहीं पे उधर। तो पहला होगा टेस्ट 1 आज आपका, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जो कुछ चीजों की बहुत सिमिलर होंगी। मतलब यही वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, एक स्ट्रक्चर लगभग सेम ही आता है, इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ कमियां होंगी, है ना, या कुछ पहले आप उसको आंसर बताओगे, फिर उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे, उसका वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत केस लॉज में ऐड करूंगा, आर्टिकल्स ऐड करूंगा आपके आंसर में, वो अपने नोट करते चलना। आप लोग अगर बेसिक लिख रहे हो अपने आंसर, तो उसको वैल्यू एड कैसे करना है, इसमें वैल्यू एड का बहुत टाइम, लैंग्वेज से ज्यादा वैल्यू एड है यहाँ पे। डेटा, जजमेंट्स और आपके एग्जांपल्स, केस स्टडी, ये सब चल, ठीक है। चलो करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, illustrate with the special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. 15 marks, 11 minutes start. अब ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, बस इसमें कितना इलस्ट्रेशन तुम देते हो वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 के बारे में था, ठीक है, कितना उसको एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है, पर थ्रू द जजमेंट्स इट हैज बीन इवॉल्विंग। इसमें जो क्वेश्चन आप देखोगे ना आज के में, तो एक बहुत मेजर थीम मिलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड, इट्स अ डायनामिक। काफी क्वेश्चन इसके ऊपर बना रखे यूपीएससी ने। तो इसमें जो 7-8 जजमेंट अगर तुम याद कर लोगे, फिर इस थीम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप रिप्रेजेंट कर लोगे। मैंने टेबल दे रखी है, इसमें लगभग 10-12 जजमेंट है, इनमें से कोई भी 6-7 याद कर लेना, ठीक है। कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये जजमेंट आई थी, तरीका ही होना चाहिए कि ये इंटरप्रिटेशन हुआ है, ठीक है। राइट टू लाइफ डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ एंड मेडिसिन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो सारे राइट कौन से जजमेंट के अंदर आए थे, यहाँ पे जजमेंट के नाम सारे याद होते, 6-7 तो याद करो, वैसे भी कहीं यूज हो जाएंगे। और इससे थीम बन रही है यूपीएससी की, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग है विद द चेंजिंग टाइम, ये थीम है यूपीएससी की पॉलिटी के अंदर, तो वो थीम कवर हो जाएगी आपकी। और इससे फिर क्या सिग्निफिकेंस या क्या इम्प्लीकेशन हुआ, ये तीनों चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन था, एक्सप्लिसिट डिमांड आपने एड्रेस कर लिया है। एक तो लेट आए हो, ऊपर से आते ही क्लास क्या बताऊंगा, वैसे कुछ है ही नहीं यार। ये जो राइट टू प्राइवेसी है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के होता है, डिजिटल एज आ गया, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। जो लास्ट में आएगा आपका एलजीबीटी क्यू वाला, तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव नहीं है सोसाइटी, इवॉल्विंग नहीं है। तो थोड़ा हम टाइम पे आएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ना कि फ्लो डिस्टर्ब। इतना फास्ट नहीं होता, मेरे को पता है ना कि तू टाइम देता आराम से 7 मिनट यहाँ बैठ के लिखता तो अलग बात होती। अभी राइट ही नहीं है आपको पूछने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से बात करेंगे, टाइम से आओ पहले। ये हो गया। फिर ये हमने डिमांड कर ली जो एक्सप्लिसिटली पूछा हुआ था, लेकिन आप कुछ समझो, पॉलिटी में जब भी कोई जुडिशरी इंटरवीन करती है, कुछ ना कुछ चैलेंज आते ही उसके साथ, तो थोड़े बहुत एक्सप्लिसिट वाले जो कंटेंट था, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री में कम कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा इम्प्लिसिट, जो सॉरी इम्प्लिसिट वाला कंटेंट ज्यादा आएगा, थोड़ा 20-25% आएगा। क्या चैलेंजेस है और क्या वे फॉरवर्ड करना है, और ये चैलेंज भी लगभग कॉमन ही आएंगे, जुडिशरी की जब भी बात होगी ओवर रीच का, ये सब कॉमन चैलेंज आएंगे। तो एक क्वेश्चन से याद कर लोगे तो वो हर एक में चल जाएगा आपको, क्योंकि वहां पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा एक थीम से। तो फिर इन ये सब इन्होंने इतना इंटरप्रेट किया, तो इसके क्या चैलेंज है आपको ये बताना है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप चैलेंज बताओगे इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट। कब से आरटीई चल रहा है, राइट टू एजुकेशन, तो आगे एक मैंने केस दे रखा था, यूआईडीसी का सर्वे है कि अभी भी राइट टू एजुकेशन कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यानी कि जो भी राइट्स हैं वो दे तो दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोनाउंस तो कर दिया, कहीं ना कहीं उनका इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट है। तो इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट। दूसरा, एलिगेशन ऑफ जुडिशियल ओवररीच, अब इतना ओवर हो रहा है तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लग जाता है जुडिशियल ओवररीच के। और थर्ड आता है आपका डिजिटल एज रिस्क। तो मान लो राइट टू प्राइवेसी दे तो दिया, पर उसमें कभी आधार के थ्रू ब्रीच हो रहा है, कभी कैसे भी, कहीं ना किसी तरीके से जो न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है उनके थ्रू क्या हो रहा है, ब्रीच हो जाता है राइट्स। तो ये जो न्यू एज की चैलेंज है उसमें कहीं ना कहीं राइट्स ब्रीच हो जाते हैं। तो ये तीन तो हो गए चैलेंजेस। फिर इनको वे फॉरवर्ड कर बताओगे आप कैसे इनको ठीक कर सकते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि कोडिफाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो जो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ गई है, चाहे विशाखा गाइडलाइंस हो, चाहे आपका राइट टू लाइफ डिग्निटी हो, चाहे प्राइवेसी हो, चाहे यूथेनेशिया हो,
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आ जाए ताकि वो चीज प्रॉपर डिफाइन हो जाए, है ना। तो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ताकि वो चीजें डिफाइन हो जाए, फिर वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं तो वेग रह जाता है थोड़ा। तो जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन है उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर क्या करे आपका, क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, जैसे कि प्राइवेसी के लिए या यूथनेशिया के लिए। तो केवल वो इंटरप्रिटेशन ना रहे, उसके लेजिस्लेशन बनना चाहिए। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन, जैसे आप कह रहे हो इवॉल्विंग सोसाइटी के नए नए राइट्स आ रहे हैं, तो पर सिटीजन को पता ही नहीं है कि ये मेरे राइट्स भी हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना है, अवेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी कैंपेन्स होना चाहिए। एम्पावर सिटीजन टू अंडरस्टैंड एंड क्लेम इवॉल्विंग राइट, जो भी उसके इवॉल्विंग राइट्स है उसके बारे में वो एम्पावर हो और उसको क्लेम करे। और थर्ड होएगा आपका स्ट्रेंथन लीगल एड। अब गरीबों को मान लो आर्टिकल 39 है ना, नालसा हो गया या पुअर के लिए जो लीगल एड है उसको स्ट्रेंथन करो ताकि उसके जो राइट्स है वो एनफोर्स हो जाए। इस तरीके से आपको उस जो इंटरप्रिटेशन था उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए वे फॉरवर्ड बताना था। चलो अब नेक्स्ट से करो आराम से। मेन का कर लो, एमसी मेहता कर लो, है ना, और मैंने 7 8 लिखे हैं वो सब कर लो, करने पड़ेंगे। अब मेन का हम सभी लिखेंगे ना, 7 8 एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने 12 13 दिए हैं, उसमें कोई भी 7 8 कर लेना। वो आगे अगर 12 कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं यूज होंगे, हर एक अलग फील्ड से दिए मैंने, एलजीबीटी का अलग दिया, एनवायरमेंट का अलग दिया है, और हेल्थ का अलग दिया, सबके अलग अलग दिया है, किसी पर्टिकुलर से भी आ सकता है। तो उसके भी 3 केस होने चाहिए, अभी दिखाऊंगा इधर को एक, उनमें से एक पर्टिकुलर का पूछा हुआ है, तो वो एनवायरमेंट पूछा हुआ है, तो 4 अगर तेरे हो जाएंगे तो ठीक है ना, फिर तो वो तो सारे कर लो एक बार, थोड़ा रटना पड़ेगा पेपर 2 के अंदर। चलो सेकंड, यही आ गया आपका नेक्स्ट, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉज। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। अब जितने भी एनवायरमेंट वाले लॉज उन्होंने इंटरप्रेट किए, कोडिफिकेशन किया, उनको आपको करना है। अब ये भी आर्टिकल 21 का ही पास सब पार्ट है, एनवायर राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। अब उसके अंदर जो जो जजमेंट निकाले वो सारे करने हैं अपने को, कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। एक बात और बताना भूल गया, स्टार्टिंग में मैंने ऊपर लिखा था कोर्ट, तो मैंने हर क्वेश्चन में एक दो कोर्ट दिए पॉलिटी वाले में, तो वो आप एक बार मॉडल आंसर देखना, कहीं किसी जस्टिस ने कहा है, किसी कमेटी ने कहा है, तो वो कोर्ट आपको फायदा करेगी, ठीक है। जैसे मैं कोर्ट का कह रहा था स्टार्टिंग में, आप ऐसे कोर्ट भी लिख सकते हो कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक जजमेंट का ही आप दे सकते हो कोई भी कोर्ट, या किसी जस्टिस ने कुछ कहा हो तो, है ना। फिर उसके आप बताओगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स ले सकते हो आप, है ना, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे कटिंग ऑफ ट्रीज हो, चाहे डैम से आपका डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी आपका एनवायरमेंट की प्रॉब्लम होती है उससे पर्टिकुलर केस लगाना था आपको। अब जितने याद है वो उतने बता सकते हो, ये आए थे, ये प्रॉब्लम थी, और इसका ये केस आया, ये इम्प्लीकेशन, ये आंसर की डिमांड थी, ठीक है। तो आप ऐसे बताओगे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था आपका, ताजमहल के आसपास जितनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उनको रेगुलेट किया गया, गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल पे इसने बात की है, वेहिकुलर पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स आए थे दिल्ली में वो भी इसमें आए थे, ठीक है। इससे हुआ क्या, रिकॉग्नाइज्ड राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। अब जब कभी राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर की बात आएगी तो एमसी मेहता केस आना चाहिए। फिर सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था, इसके अंदर अफर्म किया कि राइट टू जो आपका एनवायरमेंट है इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर उसके बाद वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ केस याद कर लो, कोई बात नहीं, अब नहीं पता तो मॉडल आंसर में दे रखे हैं, वो अगली बार जब भी कोई भी आंसर लिखोगे तो यूज हो जाएंगे, एक बार तो करना ही पड़ेंगे, तो एक दो तुम्हें याद होंगे, 3 4 यहाँ से याद कर लेना। तो वेल्लोर वाला जो था ये इंपॉर्टेंट है, इट इंट्रोड्यूस द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्योंकि मैं एनवायरमेंट पढ़ते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे द प्रिंसिपल, तो ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये दोनों कहां से आए थे, वेल्लोर सिटीजन वाले से आए थे। तो ये कभी चाहे एनवायरमेंट में क्वेश्चन आया चाहे यहाँ पे ये वाला यूज जाएगा। फिर इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल हार्म, तो कोई भी इवन इंडस्ट्रीज को भी इसने नहीं बख्शा था, तो जो अगर एनवायरमेंट को हार्म करेगा उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ये इवन कुछ एसए में भी यूज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, तो कॉमन है, एनवायरमेंट का एसए आएगा ना तो आप दिखाओगे उसका लीगल एंगल दिखाओगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे गाइडलाइंस दी है, या केस लफार्ज, है ना, उमिया माइनिंग केस में क्या किया था आपका, दे सपोर्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ऐसे टहरी डैम वाले केस में भी हुआ था, बैलेंस एनवायरमेंट कंसर्न विद द डेवलपमेंटल नीड्स। तो ये दोनों जो केस है लफराज माइनिंग वाला और टहरी डैम, ये किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये 2 केस चल जाएंगे आपके, इसलिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने बना रखी है 5 7 केस वाली, तो एनवायरमेंट वाले सारे कवर जाएंगे। अब देखो फिर वो थीम रिपीट होने वाली, अब इनमें भी कुछ चैलेंज आएंगे, वही सारी बातें
कि इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट होगा, जुडिशियल ओवर सॉरी इसमें भी जुडिशियल ओवर रीच आएगा वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर, इम्प्लीमेंटेशन गैप, फिर वो चीज कॉमन है क्योंकि एक साल में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे वाला, और फिर उसका वे फॉरवर्ड। तो बाद वाले जो इम्प्लिसिट डिमांड है वो एक क्वेश्चन की पड़ गई, अब सारे कर लोगे तुम लोग, एक्सप्लिसिट में भी केसेस आ रहे हैं, ठीक है, पीछे वाले दोनों लगभग सेम रहेंगे। क्वेश्चन थर्ड, constitutional morality is rooted in the Indian constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. Constitutional morality को अब एक्सप्लेन करना है, तो देख रहे हो आप, ये कोई भी टर्म उठा लेते हैं और उसको कहते हैं आप इसको जुडिशियल जजमेंट से एक्सप्लेन करो, तो इतने जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया रहता है इस चीज से, और हम इसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो वहाँ ब्लैंक नहीं होंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे, नहीं तो वहां ढूंढना पड़ेगा आंसर, 11 मिनट निकल जाएंगे, घर जाके वो मॉडल आंसर पढ़ने हैं फिर। हाँ चलो करो, दिमाग लगाओ, फिर भी 7 मिनट है, उसमें जो लिखना है लिखो, खाली मत छोड़ो, दोनों पेज भरो। देखो ये जब ऐसे कोई टर्म आती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो उसको डिफाइन करना है, ठीक है, उसमें दे रखा है साफ साफ कोट अनकोट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो आप बताओगे क्या है, पहले पता तो चले आपको है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफाइन कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इट रेफर्स टू द अधेरेंस ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर वैल्यूज है उनको अधेर करना है। अब उसके आगे जरूर एग्जांपल लिखना, सच एज, ये नहीं बस वैल्यूज कर देना, कुछ वैल्यूज डाल देना जो बेसिक होती है, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, रूल ऑफ लॉ, इवन व्हेन द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉपुलर सोशल नॉर्म्स और मेजोरिटेरियन इम्पल्स अगेंस्ट द, अब ये क्या कह रहे हैं, अपने को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है उनको अधेर करना ही करना है, इवन व्हेन दे कॉन्ट्राडिक्ट किसको, मेजोरिटेरियन व्यूज को। तो यहाँ पे क्या बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ग्रेटर देन सोशल मोरालिटी, ये था क्वेश्चन बस। क्या लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन किसी इंडिविजुअल की अगर डिग्निटी और उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से अगर वो डेविएट हो रहा है तो वो ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस ये जो समझ जाएगा फिर आंसर को लिख देगा। तो अभी मैं जितने भी केस दिखाऊंगा आपको वो यही देखेंगे कि पॉपुलर बिलीफ कुछ और कह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसको हेल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम को। अब देखो आप इसमें फिर एक ये डायग्राम आप बना सकते हो साइड में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या चीज करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करेगा, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, ठीक है ना, ये उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इससे समझ में आता है सारा। और क्या करेगा, इट विल अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल के राइट्स और डिग्निटी को हेल्ड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को प्रोटेक्ट करेगा, और थर्ड क्या करेगा, एथिकल कॉन्डक्ट बाय पब्लिक अथॉरिटीज, क्योंकि वो भी लाइन पे रहेंगे, सब उनको गाइडलाइन, एथिकल कॉन्डक्ट बाय पब्लिक, ये इसके हो गया भाई, इसका क्या करेगा वो, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपको केस लॉस बताने थे, तो जुडिशियल इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्राइन कैसे हुई है, तो आप देखो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, सेक्शन 377 होता आईपीसी। पॉपुलर बिलीफ क्या थी कि भाई नहीं ये गलत है ना, लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, नहीं भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बात समझो। तो जहां जहां पे सोशल मोरालिटी इसने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज मोर देन ओवर द सोशल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, सुपीरियर या ऊपर है किससे, आपकी सोशल मोरालिटी। तो जहां जहां पे पॉपुलर, अब देखो इसमें सबरीमाला केस में क्या हुआ था, ठीक है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स से सब लोग कह रहे थे नहीं वीमेन एंट्री नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मेजोरिटी या पॉपुलर बिलीफ को नहीं माना ना, उसने किसका इंश्योर किया, राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके जो राइट्स है उसको अपहोल्ड किया, तो एंट्री अलाउ की विमेन की। अब ये लिखने का तरीका देखो, आप एंट्री ऑफ विमेन अलाउड इन द टेंपल पहले लिख दोगे, उसमें वैल्यू कौन सी इंश्योर हुई थी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ये लिखने का तरीका है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये लिखना है उसमें कौन सी वैल्यू हुई थी, इक्वालिटी या डिग्निटी, अंडर आर्टिकल 14 एंड 25, राइट टू इक्वालिटी 25 वाला रिलीजन वाला आ गया, ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। फिर इससे हुआ क्या, ओवर रूलिंग द पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस, तो ऐसे एक एक वर्ड जो काम के हैं वो वाले वर्ड लिखने सीधे। यहां पे क्या कहा था आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट ट्रम्प द सोशल मोरालिटी, तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने दे रखे सारे मॉडल आंसर में आपको, ये वर्ड पिक करने हैं आपको, तब आंसर एनहेंस होगा, इज एमआरदार नहीं करना सारा। अब देखो अगला क्या है, पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये आपको पता ही है, ठीक है। नास फाउंडेशन के केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का डिबेट है यहीं से स्टार्ट हुआ था। लास्ट में क्या जो आपका शायरा बानू का केस था उसमें क्या किया था, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, जबकि पॉपुलर मुस्लिम बिलीफ में क्या उसको मान रहे थे, ठीक है एक्सेप्टेबल था, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ट्रम्प द सोशल मोरालिटी, ये इसका क्रक्स था। और लास्ट फिर आप दे देना केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवोल्व, ये ऐसे करना था आपको। अब इसमें क्योंकि ये इंपैक्टफुल क्वेश्चन था तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे,
वही चाहे तो यहाँ पे लिख दो, चाहे लास्ट में अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ हुआ, माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट हुए, ठीक है, और गाइड द पब्लिक ऑफिशियल्स, तो यही क्रक्स आएगा लास्ट में आपका ना, एंड फोस्टर प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, तो आने वाले टाइम के जो प्रोग्रेस उनको भी ये फोस्टर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे ताकि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स ब्रीच ना हो। ये था कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन पहले डिफाइन करोगे, फिर आप उसका ये बता सकते हो क्या एड्रेस करेगा पार्ट को, और दूसरा कौन कौन से केस थे, उनसे क्या डिसीजन आया और क्या उसका इंपैक्ट हुआ, और क्या कोई आर्टिकल पे इंपैक्ट पड़ा, इस तरीके से हमें लिखना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब अपनी तुम्हारी जब कॉपी देखूंगा तो पता लगेगा कितना तुमने लिखा कैसे किया, तो हमें उस इस लेवल पे जाना। अभी फर्स्ट क्लास थी, कल मैंने सोसाइटी में बात बताई थी, जो भी पॉइंट है वो उसकी हल्की सी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, इसको देख के समझ में आता है सारा। जो शॉर्ट लिखते हैं ना कि मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने और शॉर्ट, वो ये तरीका है कि समझ में भी आ जाए और हम अपने पॉइंट्स भी कवर कर लें। फोर्थ, Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether the Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. 250 words, 15 marks, 11 minutes. पहले आप बताओगे, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है ना। आर्टिकल 368(1) जो एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पर आर्टिकल थोड़ा स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा आपको, एक है ना डिबेट जो है। तो आर्टिकल 368 वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करता कोई लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन कुछ भी नहीं दी, तो उसको देख के तो लगेगा कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। तो ये आप स्टार्टिंग बताओगे अमेंड कर सकता है 368(1), और आर्टिकल 368 कोई लिमिट भी नहीं डालता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की थी वो मेंशन करती है, दैट इंपोज अ इम्प्लिसिट लिमिटेशन। तो ये डिबेट था बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे लिमिटेशन कर। तो पार्लियामेंट लास्ट में आप ये कंक्लूड करोगे कुछ भी अमेंड नहीं कर सकता, चीजें कर सकता है लेकिन अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, वो कंक्लूजन होगा लास्ट। अब उसको इवॉल्व कैसे करोगे, वो ऐसे बताओगे कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई है, कैसे बार बार पार्लियामेंट ने कोशिश में कुछ भी अमेंडमेंट करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है अलग अलग केसेस के थ्रू। ठीक है, ये ऐसे तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप बताओगे कैसे अलग अलग केसेस आए थे जिसमें पार्लियामेंट ने अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, जो लिमिटेशन को चेक करके रहा, उससे फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी आपकी। ठीक है, फिर ये अपेल्ड हुई वापस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर पार्लियामेंट की लिमिट्स क्या है, तो ये पार्लियामेंट की लिमिट्स है, कंप्लीट नहीं कर सकती पार्लियामेंट, है ना। फिर उसके लिए चैलेंजेस और लिमिटेशन की एम्बिग्यूटी है बेसिक स्ट्रक्चर में, वही वॉल्यू होता रहता है ना। पार्लियामेंट्री पुशबैक हो गया, एकदम किसी को लग रहा है कि जुडिशरी ओवररीच हो रहा है, वही पॉइंट्स वही आने घूम फिर के इसमें। फिर पॉलिटिकल मोटिव्स इन द अमेंडमेंट, मिसयूज पॉसिबल है, इस तरीके से। फिर आप वे फॉरवर्ड कर दो कि जैसे आर्टिकल 21 का कह रहे थे हम कोडिफिकेशन करा दो किसी का, इसका भी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का भी कोडिफिकेशन हो, है ना। स्ट्रेंथन प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट आने से पहले ही कंसल्टेशन कर लो ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो, सारी चीजें ना हो। तो ये हम वे फॉरवर्ड, लास्ट में आप कंक्लूड यही कर लोगे, पार्लियामेंट दो सुप्रीम इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इज बाउंड बाय द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बाउंडेड है किससे, आपके मॉरल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो उसको अपील करना है आखिरी में कि सब कुछ नहीं कर रही, इससे बाउंड है वो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का करो। खाप पंचायत, अच्छा यहाँ पे खाप panchayats have been in the news for functioning as extra constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to the human right violations. Discuss critically the action taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things in the this regard. तीनों के एक्शन बताने। 10 marks, 7 minutes start। पहले आप खाप पंचायत के बारे में बताओगे, खाप पंचायत के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट वायलेशन क्या क्या हुए हैं, ऑनर किलिंग हुई है, मनोज और बबली का केस लिख देना, कोई भी केस हो, ठीक है। जेंडर बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या पहनना है, कब अपना टाइमिंग जाना है, कहाँ एजुकेशन करनी है, उन सब के ऊपर जेंडर बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस, मैरिज को लेके उन सबको चॉइसेस का सप्रेशन होता है। प्रोनाउंसमेंट दैट ओवरराइड द जुडिशियल वर्डिक्ट्स एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कई बार ऐसे प्रोनाउंसमेंट करते हैं जो ड्यू प्रोसेस लॉ से भी अलग हो जाता है, ठीक है। फिर अब उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीनों को बताना था। जो जुडिशरी ने क्या किया, अब इसमें भी कई बच्चे जनरली लिख सकते हैं पर केस लॉ देने पड़ेंगे एक दो तो श्रीमती लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द राइट ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स टू मैरी, ठीक है। तो जो भी कंसेंटिंग एडल्ट्स है वो दे कैन मैरी। देन
आपका अरुमगन सरवाई केस में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड खाप पंचायत एज द कंगारू कोर्ट, तो उनको कहा यार कंगारू कोर्ट, केस याद रखना है आपको, ठीक है। डायरेक्टेड प्रोटेक्शन टू द इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, तो जो भी कपल्स है जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें डायरेक्शन आई थी। फिर थर्ड शक्ति वाहिनी केस में क्या था आपका, इट गाइडलाइंस टू क्रैश, जो ओनर किलिंग था उसके खिलाफ जो भी गाइडलाइंस आई थी, जो ओनर किलिंग के खिलाफ, तो ओनर किलिंग वाला किसमें आया था आपका, शक्ति वाहिनी केस, ठीक है। गाइडलाइन टू चेक था शायद एक बार शक्ति वाहिनी में, हाँ, गाइडलाइंस टू कर्ब ओनर किलिंग्स को कर्ब करने के लिए, कर्ब गाइडलाइंस टू कर्ब द ओनर किलिंग, तो ये तीन केस हो गए जो सुप्रीम कोर्ट या आपके जुडिशरी की तरफ से आए हैं। अब लेजिस्लेचर ने क्या किया है, लेजिस्लेचर ने अभी तक कोई इस पे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ अभी तक बना ही नहीं है, बस एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया था, ठीक है, और वो भी अभी तक पास नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये जो बिल था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया था, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल 2010, तो ये बिल का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट पास येट। फिर लॉ कमीशन ने कुछ कह रखा है, ठीक है, कि ऑनर किलिंग्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल प्राउंड इनको इनके लिए क्या होना चाहिए, पीनल ऑफेंस होना चाहिए, तो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि ऑनर किलिंग क्या होना चाहिए, पीनल ऑफेंस। फिर आप बताओगे एग्जिस्टिंग लॉस, तो कुछ एग्जिस्टिंग लॉस है, भारतीय न्याय संहिता अब चेंज हो गया ना, पहले जैसे मर्डर का था सेक्शन 302, अब बीएनएस में आ गया 103, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आ गया बीएनएस में 61 सेक्शन, ऐसे ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आ गया 356, तो ये कुछ चेंज हो गए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है जो वैसे पनिश करता है, अगर किसी ने ऑनर किलिंग किया तो किसमें आएगा, मर्डर में आएगा, फिर वो उस तरीके से। तो ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव एक्शन। लास्ट देखेंगे एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा पंजाब राजस्थान इन्होंने क्या कर रखा है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना रखी है। सेकंड पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को ही और शी इज इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कपल्स, तो जो भी वल्नरेबल कपल्स है उनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डीएम की कलेक्टर की ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो दे टेक द सो मोटो कॉग्निसेंस अगर कोई ऐसी रूलिंग आती है तो खाप पंचायत की तरफ से, तो ये हो गए आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन। फिर इसके बाद अगेन क्योंकि कुछ चैलेंज भी होंगे, ऐसे हो ही नहीं जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर आप बाद में बताओगे कि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस कहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट में बताओ चैलेंज क्यों चल रहा है फिर भी ये इतना होने के बाद भी, बिकॉज डीप रूटेड पैट्रियार्की है, ठीक है, डीप रूटेड पैट्रियार्की एंड कास्टिज्म, इसलिए खाप पंचायत कंटिन्यू कर रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल जाता है इनको वोट बैंक के थ्रू, ठीक है, तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, लैक ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, नो नेशनल लॉ, नो नेशनल लॉ क्रिमिनलाइज एक्स्ट्रा जुडिशियल डिक्रीज, तो इनके खिलाफ अगर पूरा एक लेजिस्लेशन होगा डिटेल में तो वो एकदम से कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिग्री आएगी तो पनिशेबल होगी। लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया था इसको पनिशेबल बनाओ, ऑनर किलिंग को भी और एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को भी, तो वो जैसे ही जुडिशियल के एक्स्ट्रा जाएंगी तो पनिशेबल हो जाएंगी। तो कई चीज आप ये हमेशा कौन पॉइंट आ रहा है आप देखो, लैक ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, उनके लिए अगर कोडिफाई करना है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी चीज आ रही थी, तो एक ये कॉमन पॉइंट निकल के आता है पॉलिटी में। ऐसे ये प्रिविलेज में आएगा एमपीज के प्रिविलेज में कि उनको कोडिफाई करो, तो काफी चीजें कोडिफिकेशन के ऊपर आती है ताकि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। पुअर विटनेस प्रोटेक्शन, ठीक है, और फिर करना क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट पुलिस अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, और कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन हो ताकि ये सब केस ही ना हो इस तरीके से, है ना। देन स्ट्रेंथन लीगल एड एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये इतने ज्यादा नहीं जाएंगे 10 नंबर के, मैंने आगे के लिए दे दिया, कभी कुछ 15 नंबर का है कुछ भी, तो दो दो वे फॉरवर्ड, एक दो चैलेंज, मेनली केस को डील करना था जो ऊपर वाला, कैसे लेजिस्लेटिव एक्शन, कैसे एग्जीक्यूटिव और कैसे जुडिशरी, ठीक है। आज इतना ही 5 क्वेश्चन थे, ये टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया, कल हम टेस्ट 2 करेंगे पॉलिटी का। और जो बच्चे एक से मैं बता देता हूँ,